गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त शगुफ्ता परवीन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे योगी जी और ये हमें बताते हैं तरह तरह के बीमारियों का उपाय आसन के ज़रिए और बहुत सारी बातें करते हैं। तो आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है योगी जी और आज हम बात करेंगे एस्थमा की। एस्थमा सांस की बीमारी, ये किस तरह से होता है, क्या इसके असर हैं, क्या असर होता है इसके हमारी ज़िंदगी पर। तो हम इन सारी बातों को लेकर चलते हैं योगी जी के पास। योगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे स्टूडियो में आने के लिए। योगी जी, आप हमें बताएं कि ये एस्थमा सांस की जो बीमारी है ये किस तरह से होती है, इन्फेक्शन की वजह से होती है या फिर आजकल एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है हमारा, बहुत धूल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी होता है या फिर कोई जेनेटिक है ये? देखिए, पॉल्यूशन और धूल ये तो एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है और कफ बढ़ के हमारा जो लंग्स है उनको जाम कर देता है। हमारी सांस की नली जो है वो कफ से जाम हो जाती है और सांस लेने में हमको असुविधा होती है। इसलिए अस्थमा का मरीज जो है वो हमेशा अपने साथ कुछ इस तरह की दवाइयाँ रखता है इसको सांस खोलने के लिए प्रयोग किया जाए, और कभी कभी इनहेलर लेना पड़ता है उनको सांस को करने के लिए। इनहेलर लेना पड़ता है, वो इनहेलर भी कुछ समय के लिए उनको राहत देता है, बराबर राहत नहीं देता है। अस्थमा को करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि अस्थमा मेनली दो तरह का होता है। एक अस्थमा वो होता है जिसमें केवल सर्दी के कारण से कफ बढ़ता है हमारे शरीर में, और कफ प्रधान होता है हमारा अस्थमा। उसमें सबसे पहला काम ये है कि हम कफ को साफ करें। कफ को साफ करने के लिए एक हमारे यहाँ प्रक्रिया है कुंजल की, और कुछ श्वास की क्रियाएं हैं, कुछ आसन हैं। कुंजल की प्रक्रिया में 5-7 गिलास हम लोग पानी पी लेते हैं और पानी पी के वॉमिट करके पानी को निकाल देते हैं। अच्छा। वॉमिट करके जो पानी निकालते हैं उसमें ढेर सारा कफ जो है वो हमारा बाहर निकल जाता है, उससे कफ से हमें काफ़ी राहत मिलती है। मतलब वजह यही है कि ढेर सारे पानी पीने से वो ऑटोमेटिकली हमें वो टेंडेंसी आ जाती है कि वॉमिट करना है, मतलब या इतना पानी हम लोग पिएंगे कि उसमें सारा पानी जो है वो बाहर अपने आप निकलने लगे और उसको सीधे खड़े होके पानी को बाहर निकाल दें। दूसरी प्रक्रिया उसमें ऐसी होती है कि हम लोग प्राणायाम करते हैं, और अगर कफ के कारण से बढ़ा हुआ है तो हमें कुछ गर्म प्राणायाम करने पड़ते हैं। अच्छा। और गर्म प्राणायाम करने से कफ में हमको राहत मिलती है, अस्थमा में भी हमको राहत मिलती है गर्म प्राणायाम करती है। लेकिन दूसरी तरह का जो अस्थमा है आपका, जो पित्त के कारण से होता है, अगर गर्म प्राणायाम। अच्छा, ये जो थी जो सर्दी और एक ये मतलब ये सर्दी के प्राणायाम थे? ये सर्दी के प्राणायाम है। अच्छा। गर्म प्राणायाम जो है वो सर्दी के प्राणायाम है। अच्छा अच्छा। कुछ प्राणायाम इसमें ठंडे प्राणायाम होती हैं जो पित्त वाले को करने पड़ती हैं। कई बार क्या होता है, बीमारी है पित्त के कारण से भी आपका कफ बढ़ जाता है। ये चेक करने के लिए किसी जानकार विशेषज्ञ के पास जाना जरूरी है कि आपका अस्थमा कफ के कारण से या पित्त के कारण से है। क्योंकि अगर कफ के कारण से आपको अस्थमा है और उसमें आपने ठंडे प्राणायाम कर लिए तो अस्थमा आपका बढ़ जाएगा। जी, वो तो ऑटोमेटिकली फिर वो बढ़ जाएगा, ठंडे से फिर ठंडा। और लेकिन अगर गर्म प्राणायाम आप कर रही हैं और पित्त के कारण से आपका अस्थमा बढ़ा हुआ है, सांस की शिकायत आपको हो रही है पेट गर्म होने के कारण से, तो भी आपका अस्थमा बढ़ जाएगा। अच्छा। तो इसलिए इसमें विशेषज्ञ की राय बहुत ज़रूरी है अस्थमा में, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए। कि एक तो ये पहले निर्धारित किया जाए कि अस्थमा का कारण कफ है या पित्त है। अभी हम आपको बता रहे हैं कफ का जो अस्थमा है उसको दूर करने का उपाय। उसको कैसे हम लोग दूर करते हैं, उसके लिए एक तो षटकर्मों का प्रयोग है योग में। जी।
कुंजल है, जलधौती जिसको कहते हैं, गजकरनी भी कहते हैं, नेति का प्रयोग है, जल नेति का प्रयोग है नाक को साफ करने के लिए, सूत्र नेति का प्रयोग है। तो ये कुछ प्रयोग हैं उसमें। वस्त्र धौती का भी प्रयोग है, कपड़े की धोती हम लोग पट्टी खाते हैं और खा के उसको निकालते हैं। इसके अलावा जो प्राणायाम है, जो गर्म प्राणायाम है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, अभी आप भस्त्रिका प्राणायाम देखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है, या सूर्यभेदी प्राणायाम जो है वो इसके लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जैसे आपके त्रिबंधों का प्रयोग है, मूलबंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। इन बंधों का प्रयोग हम आपको दिखाएंगे कि इन बंधों के प्रयोग के बगैर तो प्राणायाम होता ही नहीं है। अगर ठीक से अच्छा प्राणायाम करना है तो तीनों बंधों का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो इन बंधों का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग और खान पान का प्रयोग, अगर कफ के द्वारा हमारा बढ़ा हुआ है तो हमें जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, तुलसी है, लौंग है, ये सारी चीज़ें हमको लाभ करेंगी। लेकिन अगर पित्त के कारण से है तो जो चीज़ें हमको कफ में लाभ कर रही वही चीज़ हमको नुकसान भी करेंगी जी। तो अब हम आपको दिखाते हैं कफ के प्राणायाम अस्थमा को कैसे ठीक किया है। तो अभी हम देखते हैं कफ के और पित्त के प्राणायाम, ताकि हमें जो अस्थमा का प्रॉब्लम है वो किस तरह से दूर हो पाए। अब आपको अस्थमा के लिए आसन बता रही हैं और इनको करने के बाद खास करके हमने 2 तरह के अस्थमा जो आपको बताई हैं। जो कफ का अस्थमा है उसमें भस्त्रिका का प्रयोग करते हैं। अनिर्बान जी जब भस्त्रिका करके दिखाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, एड़ी को नाभि के पास लेके आइए, एकदम दोनों नाभि के पास मिल जाए, पद्म का आकार बने। आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और तेजी से सांस लीजिए, छोड़िए। जितना सांस लेने में टाइम लगे उतना छोड़ने में लगे। जल्दी जल्दी लीजिए, तेजी से और तेज। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम है और इसके बाद शवासन करना बहुत जरूरी है। अब धीरे लेट जाइए सीधे, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, हथेलियों का मुंह ऊपर की तरफ, आंखें बंद। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए और शरीर के एक एक हिस्से पर ध्यान को केंद्रित करते जाइए और ढीला छोड़ते जाइए। पैरों के अंगूठों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए। और इसी तरह से शरीर के एक एक हिस्से पर ध्यान को केंद्रित करते जाइए और ढीला छोड़ते जाइए। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। भस्त्रिका करने के बाद शवासन करना अनिवार्य है। शवासन के बारे में कहा गया है, उत्तान शववद भूमौ शयनम तच्छवासनम शवासनम श्रांतहरम चित्त विश्रांत कारकम। ये शरीर की थकान को दूर करता है, शरीर के स्टेमिना को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है और पूर्ण विश्राम शरीर को देता है। अगर शवासन का प्रयोग हम लोग 15 मिनट कर लें तो जितना हम 4 घंटे 5 घंटे में सो के जितना विश्राम पाते हैं उतना विश्राम 15 मिनट के शवासन के बाद पाया जा सकता है। नाक से धीरे धीरे पूरी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, मुंह गोल करके सांस छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए और उठ के बैठ जाइए। तो ये भी आपने देखा भस्त्रिका प्राणायाम। ये आपके अस्थमा के पेशेंट जिनको कफ का अस्थमा है उनके लिए काफ़ी असरकारी प्रयोग है ये, और इससे वो अस्थमा पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो योगी जी, अभी तो हमने देखा कि कफ के और पित्त के प्राणायाम से किस तरह से हम अस्थमा की जो बीमारी है उसको हम दूर कर पाएंगे, ताकि हमको जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पित्त के ज़रिए हो या फिर हमें जो सर्दी की वजह से, वो हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले डॉक्टर के पास जाएँ, ताकि वो हमारा पता चल जाए कि वो सर्दी से हो रहा है या फिर पित्त की वजह से हो रहा है। तो ये सारे प्राणायाम देखे हम लोगों ने और मुझे तो समझ आ गया और आपने भी ध्यान से देखा होगा। और ये सारे प्राणायाम को आप अपने घर पे ज़रूर करें। अगर आपको इस तरह के बीमारियों की शिकायत है, अगर आपको अस्थमा है,
तो प्लीज़ पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से जानकारी लेके आप उसकी जांच करवाएं कि आपको ये बीमारी जो अस्थमा है ये सर्दी की वजह से या फिर आपकी पित्त की वजह से। तो ये पहले जानकारी लें, जानकारी के बाद ही इस तरह के प्राणायाम आप करें और आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको इन सब बातों से पढ़कर और भी ज़्यादा जानना हो तो हमें ज़रूर लेटर लिखें या फिर हमें मेल करें या फ़ोन करें response@tazatv.com पर। आपको हमारा प्रोग्राम आज पसंद आया होगा, यही उम्मीद के साथ मैं शगुफ्ता परवीन लेती हूँ इजाज़त। हेलो डॉक्टर से अलविदा।